गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फैंग के ऊपर एक काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जहाँ पर लुओ फैंग को यहाँ पर अर्थ ही सेल करना पड़ रहा था, लेकिन वो सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से बाहर निकला था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर यहाँ पर ये तीनों ही ब्रदर्स टहल रहे थे और तीनों ही बातें करते करते रूम के अंदर आ रहे होते हैं, जहाँ पर अभी होंग आ गया था जिसने लुओ फैंग की हेल्प की होती है। लुओ फैंग और साथ ही अपना ब्रदर शैन और होंग तीनों ही यहाँ पर बैठ गए थे और अब बातें करने लग जाते हैं कि आखिर अर्थ के अंदर ऐसा क्या है जहाँ पर इतने सारे लोग अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इनको शक तो होने लगा था कि अर्थ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से होगा जो कि इतने पावरफुल लोगों की अटेंशन को यहाँ पर ग्रैब कर रहा है। जिसके बाद होंग बताने लग जाते हैं कि मेरे एक फ्रेंड जो कि यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी नेटवर्क्स हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और इसी के साथ मैंने यहाँ पर अपनी खुद की भी कुछ रिसर्च की थी। खैर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर ये जो फायर लोड है वो यहाँ पर अर्थ पे गया हुआ था और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग भी कहने लग जाता है कि अच्छा, ये तो यहाँ पर सुपर पावरफुल जाइंट एक्स फाइटिंग एरिना से भी बिलोंग करता है। और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वैसे यहाँ पर उस जगह का एनवायरनमेंट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जिसके साथ यहाँ पर शैन भी पूछने लगा था कि हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पर वनरेबल किस तरीके की सिचुएशन में, मतलब कि वहाँ पर चल क्या रहा है? तभी यहाँ पर होंग कहने लग जाता है कि खैर, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि लॉर्ड शी हुआ जो है वो यहाँ पर चीज़ें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। क्या उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? ये सुनने के बाद लुओ फैंग कहता है कि नहीं, उसने तो ऐसा नहीं किया। तभी यहाँ पर ब्रदर होंगे काफ़ी ज़्यादा सेविज सा फेस उसको देता है और कहने लगा होता है कि और मुझे लगता है कि वो आगे जाकर भी ऐसा नहीं करेगा। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लुओ फैंग उसके टोन को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि डेफिनेटली ब्रदर होंग ने ही यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जिससे कि यहाँ पर ये बंदा शी हो इतनी ज़्यादा प्यार से लुओ फैंग की बात मानकर चला गया और उसने अर्थ को यहाँ पर पूरे तरीके से बाय भी नहीं करा। जिसके साथ यहाँ पर होंग कहने लग जाता है कि चीज़ों को तो यहाँ पर सेटल किया जा सकता है, ये है कि यहाँ पर मेरे अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं यहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करूँ। फिर वो कहने लग जाता है कि असल में ये जो यहाँ पर लॉर्ड ऑफ वॉइड गोल्ड है वो यहाँ पर आ गया है, जिसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें हुई। ये सुनने के बाद तो शैन तो यहाँ पर लिटरली गिर जाता है और कहता है कि क्या आप किसके बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड ऑफ वॉइड गोल्ड? वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसने यहाँ पर हमारी मदद की और यहाँ पर इसके सामने ये फास्ट लेयर शी हो ये डर गया? क्या सच में यहाँ पर उसको भी उसकी बात माननी पड़ी? अब वो कहने लग जाता है कि आखिर कितना ज़्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होगा जिससे कि शीहो भी डर रहा है। तभी यहाँ पर होंग आ जाते हैं लुओ फैंग के पास में और कहने लग जाते हैं कि ब्रदर, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। असल में यहाँ पर ये जो 52 क्योस कप है क्योस सिटी के अंदर, उसके अंदर से एक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कप है जिसका नाम हमें तियांशु क्योस कप बताया जाता है। असल में ब्रदर, ये जो कप बना हुआ है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये जो अपने 52 कप है इनके अंदर जो टॉप 10 है यहाँ पर तियांशु क्योस कप उन्हीं में से एक है। तो फिर तुम इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। वो बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, इसका क्रिएटर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन था जिसने कि इसको बनाया है। और फिर कहने लग जाता है कि असल में वो यहाँ पर जो यूनिवर्स के टॉप लेवल के क्रिएटर्स हैं उनमें से एक है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शैन लिटरली यहाँ पर उठकर खड़ा ही हो जाता है और उसका मुँह खुला का खुला रह गया था और कहता है कि क्या सच में यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल की ग्रेट एग्जिस्टेंस भी मौजूद है? तभी होंग कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। शैन कहता है कि अच्छा, तो तुम अब यहाँ पर लक की बात कर रहे हो? वेल, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। और ये कहकर वो बैठ जाता है और कहता है कि चलो मुझे ठीक से बताओ कि आखिर असल में पूरी बात थी क्या। जिसके बाद यहाँ पर वो सी ऑफ इल्यूजन्स के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि असल में सारी स्टोरी मेरे एडवेंचर से शुरू हुई जब मैं यहाँ पर सी ऑफ इल्यूजन के अंदर गया था। लुओ फैंग कहने लग जाता है कि ब्रदर, आज तो आपका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो गई। चलिए अब हमें बताएं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिसके साथ ही वो यहाँ पर इन्हें बताने लग जाता है असल में मैंने यहाँ पर 21 आइसलैंड जो थे उनकी डिफ़िकल्टीज़ को पूरा किया और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट भी था। अब वो ये बताते बताते काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील कर रहा था, लेकिन फिर कहता है कि सडनली वहाँ पर मैं उसी जगह पर जाकर स्टक हो गया और मैं उससे आगे तो बढ़ ही नहीं सका। जिसके साथ ही यहाँ पर अब उसकी बात सुनने के बाद लुओ फैंग तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। इससे पहले लुओ फैंग कुछ कह पाते यहाँ पर शैनी कहने लग जाता है कि ओहो ब्रदर, आप तो फेल ही हो गए। तभी लुओ फैंग कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। ब्रदर होंग जो है वो सिर्फ एक स्टेप पीछे ही थे सक्सेस थे, और शायद तुम्हें नहीं पता है जो 21 आइसलैंड है फैंटेसी सी के वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इवन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शैन जो होते हैं वो उसी वक्त वहाँ पर आ गए थे और वो यहाँ पर उसी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की वो जो वेव्स आ रही थी उनका इस्तेमाल करते हैं और उसे पूरे रॉक के अंदर पैक कर देते हैं, जिससे कि शैन को यहाँ पर उस जगह के इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा पता लग जाता है। साथ ही यहाँ पर अपना लुओ फैंग कहता है कि असल में उस जगह पर आप जितनी ज़्यादा आगे जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा टेरिफाइंग प्रेशर आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर पड़ता रहेगा। इवन यहाँ पर अगर अपने ब्रदर होंगे 21 तक जाने का भी
साहस दिखाया, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर अपने ब्रदर ने यहाँ पर यूनिवर्स लोड के लेवल के प्रेशर को फेस किया होगा, और साथ ही यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था और कहता है कि ब्रदर बहुत ही ज़्यादा औसम। उसी वक्त वहाँ पर शैन भी आ जाता है, जो कि अब तो एकदम से ही पलट जाता है और वो लिटरली सैल्यूट कर रहा होता है होंग को, जिसके साथ ही अब होंग कहने लगा था कि असल में ये जो मेरी अचीवमेंट थी, इसके बाद यहाँ पर ग्रेट एक्स के जो फाउंडर थे उन्होंने यहाँ पर मुझे रजिस्टर करके अपने डिसेबल बनाया, और इसी के साथ यहाँ पर मेरी आगे की जर्नी शुरू हुई। इवन ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग भी अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो चुका था और कहने लग जाता है कि क्या वो तो यहाँ पर ह्यूमन रेस में स्ट्रॉन्गेस्ट है, और साथ ही शैन का तो मुंह बस खुला का खुला ही रह गया था। तभी यहाँ लग जाता है कि अभी तो मुझे यहाँ पर वॉइड गोल्ड लॉर्ड जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे चल के यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेट एक्स के जो फाउंडर हैं वो भी मुझे यहाँ पर ट्रेन करेंगे। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर इनके लिटरली रोंगटे ही खड़े हो चुके होते हैं, और यहाँ पर शैन कहता है कि ब्रदर आपको तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर लॉर्ड ऑफ वॉइड गोल्ड के अंदर काम कर रहे हो, फिर आगे जाके फाउंडर भी आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करेगा। वाकई में आपका लक तो इस टाइम चमक ही रहा है। साथ ही वो अपने बारे में कहने लग जाता है कि मुझे भी अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती तो उसी वक्त होंग कहने लग जाता है कि ब्रदर मैंने तो यहाँ पर तुम्हारे लिए भी पूरा इंतजाम कर लिया, और मैंने लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड गोल्ड को तुम्हारे बारे में भी बता दिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसके बारे में बस तुम अब ऑप्टिमिस्टिक रहो, और यहाँ पर वो तुम्हें बहुत ही जल्दी अपने अप्रेंटिस के तौर पर रख लेंगे। अब तो यहाँ पर शैन को लिटरली रोना आ जाता है, और वो कहता है कि ब्रदर आखिर आपने कैसी बात कर दी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, आप तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा महान। और वो लिटरली यहाँ पर उसके सामने नी डाउन करके उसे काफ़ी ज़्यादा बार बाव भी करता है और कहता है कि अब तो सारे के सारे सरेंडर ही कर दो मेरे ब्रदर होंग के सामने। इवन फिर इसके बाद ये तीनों ही ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, जिसके साथ ही लुओ फेंग कहता है कि दोनों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो पूछने लग जाता है अर्थ के बारे में, जिसके बाद अब होंग बताता है कि असल में बात ऐसी है कि मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और अब तुम खुद ही सोचो कि तुम, मैं और हमारे थर्ड ब्रदर, हम तीनों ही यहाँ पर अर्थ से आए हैं, यानी कि एक ही प्लेस से हम तीन जीनियसेस, जो कि रेयरली ही होता है। और साथ ही यहाँ पर ये जो सारे बड़े लोग हैं उन्होंने भी इस पैटर्न को अनयूजुअल सा समझा, इसी के चलते यहाँ पर वो लोग अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर वो यहाँ पर अर्थ की हिडन वैल्यू के बारे में भी बताने लग जाता है और कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन था, जिसने कि यहाँ पर एक अर्थ को क्रिएट किया था और एक खास तरीके के पैटर्न से यहाँ पर बनाया था। वो बताता है कि अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो सोल प्योरिफिकेशन में मदद करता है। गुड क्लैन भी यहाँ पर इसी एलियन ने बनाई थी। साथ ही वो बताता है कि असल में उस एलियन ने अर्थ को इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल बींग्स को जनरेट कर सके। अगर अर्थ का सोलर सिस्टम ही हट गया तो फिर उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाएंगी। जिसके साथ ही हमें सब कुछ पता चल जाता है अर्थ के बारे में कि अर्थ में यहाँ पर खास तरीके की ये जो चीज़ें हैं वो है जिसके चलते ही यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। लुओ फेंग कहता है कि हाँ, और मुझे भी यहाँ पर उस क्लैन के बारे में पता है। असल में मुझे यहाँ पर एक मेटल प्लेट भी मिली थी जो कि यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन से बिलोंग करती है कहीं ना कहीं। लुओ फेंग यहाँ पर उसको शो करने लग जाता है। होंग कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, असल में इससे ना सिर्फ फिजिकल एवोल्यूशन होगी बल्कि काफ़ी कुछ हो जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर अर्थ जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ ही ग्रैब कर रहा है। दोनों भाई तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन लुओ फेंग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता अर्थ के बारे में हो रही थी और वो यहाँ पर उस एग्रीमेंट के बारे में सोचने लग जाता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से उसे मिला था। लुओ फेंग का दिल इसके बारे में बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन लुओ फेंग कहता है कि यही सही होगा। जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वनरेबल 9 सोर्ड मास्टर वहाँ पर आज लुओ फेंग से अर्थ की ओनरशिप के बारे में बात करने के लिए, वो भी कंपनी के बिहाफ पर वो यहाँ पर आए थे और फिर कहने लग जाते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने अर्थ के ओनरशिप के सारे ही राइट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में बनाना है। और यहाँ पर वो उसके सामने दो ऑप्शंस रखते हैं, जिन दो ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर वो लेडी उसको बताने लग जाती है। यहाँ पर लुओ फेंग को पता चलता है कि इसका पहला ऑप्शन तो ये कि अर्थ पूरा का पूरा ही बेच दो, जो कि 200 बिलियन ह्यूआन यूनिट्स के अंदर होगा। जबकि सुनकर लुओ फेंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसके पास में कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। लुओ फेंग के सामने यहाँ पर दूसरी चॉइस ये रखी जाती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ओशन वाला जो एयर स्पेस वाला एरिया है वो हमें बेच दो, वो भी 15 बिलियन ह्यूआन यूनिट्स के अंदर। इससे कि यहाँ पर लुओ फेंग को थोड़ा बहुत यहाँ राइट मिल जाएगा बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करने का अर्थ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग के पास एक ऑप्शन नहीं था कि वो यहाँ पर अर्थ को अपने पास ही रख सके, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग यहाँ पर अपने सेकंड ऑप्शन को ही चूज़ कर लेता है, जो कि यकीनन उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैसला था, क्योंकि उसको एक ऑप्शन तो चूज़ करना ही था। तभी 9 सोर्ड मास्टर कहने लग जाते हैं कि क्या तुम इसको सच में चूज़ कर रहे हो। लुओ फेंग के पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज़ करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो यहाँ पर सोचता है कि ओशन और साथ ही एयर स्पेस जो है वो यहाँ पर कंपनी को दे दूँ, वही बेटर है। एटलीस्ट अर्थ के लोग तो यहाँ पर चैन से रह सकेंगे। और साथ ही डील की भी साइन की बात होने लग जाती है और साथ ही तुम अब इस एग्रीमेंट को साइन कर दो। और साथ ही कहने लग जाते हैं कि मुझे भी यहाँ पर अर्थ के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन वो अब इसमें कर भी क्या सकते थे।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बबाता काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और फिर कहने लग जाती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने यहाँ पर हमारे यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक से काफ़ी ज़्यादा पैसे हमको भेज दिए हैं और अब 5 मिलियन हमारे पास में डिपॉजिट हो चुका है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। लुओ फेंग ये कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, लेकिन लुओ फेंग तो किसी अलग ही उदास ही वे में बैठा हुआ था और लुओ फेंग को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लुओ फेंग खुश नहीं है बल्कि दुखी है। जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग अपने आप को कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि बबाता यहाँ पर लुओ फेंग को इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड देखने के बाद थोड़ा बुरा फील करती है और साथ ही यहाँ पर कहने लग जाती है कि लुओ फेंग आखिर तुम यहाँ पर इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। तभी लुओ फेंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि ज़रा तुम खुद ही सोचो कि यहाँ पर वो फायर ईटर या फिर वनरेबल 9 स्वॉर्ड मास्टर जो हैं ये सभी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन यहाँ पर मैंने इन सभी को फेस किया, हालांकि यहाँ पर वो आई किंग वो भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इन सभी के सामने अपनी बात को रेसिस्ट नहीं कर सकता। शॉर्ट लुओ फेंग के कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर वो इन सारे ही लोगों की बात को मानेगा ही, चाहे उसकी मर्जी हो या फिर नहीं हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, लेकिन तभी बबाता लुओ फेंग से कहने लग जाती है कि लुओ फेंग तुम इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, हालांकि तुम अभी वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा ही वीक रहोगे। मेरी बात सुनो, असल में जो ग्रेट एक्स के फार्म के बारे में सोचो कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन क्या वो स्टार्टिंग से ही इतने पावरफुल रहे होंगे? वो भी यहाँ पर वीक होंगे, या फिर जितने भी पावरफुल लोग हैं सभी कभी ना कभी वीक होंगे और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग भी होते गए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लुओ फेंग को एक अलग ही मोटिवेशन मिल जाती है और फिर लुओ फेंग कहता है कि हाँ बबाता ये तो तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, और अब इसी चीज़ से मोटिवेशन लेते हुए मैं भी लगातार आगे बढ़ता रहूँगा और मैं यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाऊँगा। साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग प्लेट को भी निकाल लेता और फिर कहता है कि मेरे पास में अपना खतरनाक तरीके का ये आर्मर भी है और साथ ही मेटल प्लेट भी। मैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप करके बढ़ा लूँगा, लेकिन मुझे क्योस सिटी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर जियो जियो क्योस कप के पास में से इनलाइटमेंट जो हासिल करनी है, जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को फुल्ली रिकवर कर सकूँगा। और फिर लुओ फेंग कहता है कि मेरे पास में जो 3rd वॉल्यूम है वो तो अब मुझे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन अब मुझे अपने 4th वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ पर 1 मिलियन पॉइंट्स का था। लुओ फेंग अब यहाँ पर उसको खरीदने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी लुओ फेंग की आंखें चौंक जाती हैं। लुओ फेंग असल में से क्या दिखता है जो कि इसकी आंखें इतनी ज़्यादा चौंक गई थी। असल में बात ऐसी थी कि लुओ फेंग को यहाँ पर आया हुआ होता है एक ईमेल, जिसके अंदर लुओ फेंग को एक मिशन के बारे में बताया गया था। ये एक मिशन अलर्ट था जो कि यहाँ पर एक डोमेन लोड के लेवल का था, जो कि एक टॉप टियर का टास्क होता है, जिसके अंदर यहाँ पर अप टू 20 लाख पॉइंट्स इनको मिल सकते हैं। लुओ फेंग को एक मैसेज मिलता है जिसके अंदर उसे पता चलता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक काफ़ी सीरियस मिशन लुओ फेंग को मिला था, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग को एक अच्छे खासे लेवल का भी रिवॉर्ड मिल सकता था। लुओ फेंग तो यहाँ पर तुरंत ही इस मिशन के बारे में चेक करने लग जाता है कि आखिर ये मिशन है क्या। तभी बबाता यहाँ पर बताने लग जाती है लुओ फेंग को इस मिशन के बारे में और कहने लगी होती है कि असल में ये एक अल्ट्रा डिफिकल्ट डोमेन लोड लेवल का मिशन है, जो कि यहाँ पर टोटल 4 डेडली स्टेज इसके अंदर होगा। इसका फर्स्ट स्टेज अगर तुम पूरा कर लेते हो तो फिर तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर दूसरा स्टेज पूरा करते हो तो फिर 2 लाख, फिर 3 स्टेज पूरा करोगे तो फिर 3 लाख, और इसी तरीके से अगर 4 को भी पूरा कर लेते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन लुओ फेंग इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि अगर तुम यहाँ पर किसी भी तरीके के स्टेज के अंदर 80% भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मतलब कि सारी मेहनत एक बार से बेकार जाएगी और यहाँ पर ये जो मिशन वो सिर्फ एलाइट वॉरियर्स ही कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फेंग के दिमाग में अब सारी बातें चलने लग जाती हैं। लुओ फेंग को मिशन के अंदर पता चलता है कि यहाँ पर क्यानबू यूनिवर्स जो है उसके अंदर क्वांग ग्लैंग नाम का ये जो डोमेन है उसके अंदर स्लेव ट्रेडिंग होती है। वैसे तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। लुओ फेंग का टास्क ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 18 डायरेक्टर्स हैं फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन को, उनको लुओ फेंग को पनिश करना होगा, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग को सजा भी दे सकता है जिस लोग ऐसा ना करें। असल में ये लोग यहाँ पर अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अननेसेसरीली टॉर्चर कर रहे थे और स्लेव्स का तो जीना ही हराम कर रखा था। लुओ फेंग तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। लुओ फेंग कहता है कि अगर इस तरीके का बिहेवियर मेरी फैमिली के अंदर भी होता तो मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं उसको भी सजा दिलवाता। तो बबाता कहने लग जाती है तो फिर यहाँ पर ये जो 18 डायरेक्टर्स हैं फायर फिनिक्स ग्रुप के, तुम्हें यहाँ पर इन्हें बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होगा। लुओ फेंग इन सभी को तुम्हें खत्म करना है और यहाँ पर ये तुम्हारे थॉट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ ही तुम्हें कहने लग जाता है कि मैं इस टास्क को बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के अंदर करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस टास्क को पूरा करना काफ़ी ज़्यादा टफ भी होगा, जो कि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात थी। लुओ फेंग से बबाता कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल इस एक्शन के लिए हमें काफ़ी कुछ करना होगा। हालांकि यहाँ पर जिस प्लेनेट पे हमें जाना है लुओ फेंग, इसके लिए तो 5 महीने और 8 दिन लगेंगे, तो क्यों ना हम यहाँ पर इस प्लेनेट बेस पे जाने से पहले अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर ले। लुओ फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। उसी वक्त से यहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और वो यहाँ पर फ्लेम गॉड की उस मेटल प्लेट का इस्तेमाल कर रहा था जिसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर
रहा होता है और यहाँ पर इस तरीके से वो कल्टीवेशन के जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगा रहा होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होने वाली थी। लुओ फैंग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर की तरफ को फ्लो कर रही थी। इवन लुओ फैंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सा फील हो रहा होता है क्योंकि उसकी इंटरनल बॉडी के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा था। हमें उसकी जो बॉडी होती है उसकी एवोल्यूशन देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ख़तरनाक लेवल पर हो रही थी। बॉडी का हर एक पार्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम कर रहा था और साथ ही लुओ फैंग कहता है कि यहाँ पर मेरी बॉडी के जो इनर यूनिवर्स है वो यहाँ पर एक अलग तरीके से बन रहा है। साथ ही यहाँ पर मेरी बॉडी की एवोल्यूशन जो है और साथ ही जो जीन्स है वो एक खास तरीके से वापस से बन रहे हैं जिससे कि लुओ फैंग की ओवरऑल पावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। लुओ फैंग कहता है कि इसी तरीके से यहाँ पर मेरी बॉडी अगर कोलैप्स भी कर जाती है इस खतरनाक प्रोसेस के अंदर तो भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में मेरा क्लोन है और साथ ही यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल करते करते लगातार कितनी बार ख़त्म क्यों ना हो जाऊँ मैं खुद को रीजनरेट भी कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पर लुओ फैंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी क्योंकि लगातार इस प्रोसेस को करने से वो इसे और ज़्यादा डीपली समझ भी पा रहा था और साथ ही इसकी बॉडी को इसकी आदत भी हो जा रही थी। कुछ ही वक्त के अंदर ये प्रोसेस ऐसे ही दोहराते दोहराते हमें पता चलता है कि लुओ फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो है उसका साइज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 1.5 टाइम्स लार्जर वो पहले से हो गया है जो कि लुओ फैंग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वो अपनी टेल से जब यहाँ पर एक स्ट्राइक करता है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। लुओ फैंग कहने लग जाता है कि लग रहा है कि यहाँ पर अपनी सेकंड हाई स्पीड का जो वर्जन है वो भी यहाँ पर अराइव होने वाला है। वो इन सारी बातों के बारे में सोचने लगा था और साथ ही यहाँ पर बबाता आ जाती है लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग अब हम अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिसके साथ ही हमें इनकी शिप दिखाई जाती है जो कि अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी थी। जिसके साथ ही लुओ फैंग भी कहता है कि बबाता तो क्या यही है प्लेनेट बेस। जिसके बाद बबाता कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन लुओ फैंग तुम्हें पता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी हमारे साथ में बिल्कुल ही कनेक्ट रहेगी और साथ ही वो यहाँ पर इस मिशन को होते हुए लाइव देखेंगे, तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इस मिशन को करना होगा। लुओ फैंग तो ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस मिशन के अंदर कोई भी गलती नहीं करनी है। हालांकि इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अजीब ही तरीके के एलियन टाइप लोग होते हैं जो कि यहाँ पर एक खास तरीके के फार फ्रूट को कलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर कुछ खास तरीके के मॉन्स्टर थे जो कि उनको गार्ड कर रहे थे, लेकिन लोगों की मजबूरी थी इस फ्रूट को हासिल करना। हमें दिखाया जाता है कि लोग अपनी जान पर खेल के यहाँ पर इस फ्रूट्स को हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा डिवाइस भी हमें देखने के लिए मिलती है जो कि इनके ऊपर नजरें साधी हुई थी। ये लोग तो डर रहे होते हैं और साथ ही वो छोटी बच्ची जो कि अपने फादर के साथ थी उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। ये सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या ही कर सकते थे, काम करना इनकी मजबूरी थी क्योंकि एज अ स्लेव ही ये यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। उस छोटी बच्ची के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो कहती है कि डैड मैं और ज़्यादा मूव नहीं कर सकूंगी और ये कहने के बाद तो वो लिटरली यहाँ पर ग्राउंड पर ही गिर जाती है। उसके डैड को यहाँ पर काफ़ी बुरा लग रहा था, वो तुरंत ही उस बच्ची को उठाने लग जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो डिवाइस थी वो यहाँ पर इन्हीं की तरफ को नजरें गड़ाई हुई थी, जिससे कि इस बच्ची का बाप काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। कहता है कि बेटा प्लीज़ थोड़ा सब्र रखो, बस हमें ये फ्रूट जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचाना है, उसके बाद लगता है कि हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर बच्ची को पता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम करती है यानी कि थोड़ा आराम वगैरह करना, तो फिर इसके चलते उसकी फैमिली को इसकी सज़ा मिलेगी, जिसके चलते वो भी मजबूर होती है अपने डैड की मदद करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके साथ ही हमें और भी ढेर सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि यही काम कर रहे थे और इन सभी का एक ही काम होता है रेड फायर ग्रास को इस तरीके से कलेक्ट करना और साथ ही इनको लेकर जाना। लेकिन इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि ढंग से ये लोग चल भी नहीं पा रहे थे। तभी यहाँ पर आ जाते हैं वो डीमंस, जिन्हें देखकर ये सभी डर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से वहाँ से भागने लग जाते। तो बकेट थी वो गिर जाती है और उसके अंदर से वो ग्रास फ्रूट उठाकर एक बंदा चेक करने लगा होता है, जिसके साथ ही उसके काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो बंदा अपनी बेटी से कहता है कि बेटा शांत रहना, बिल्कुल भी शोर नहीं करना। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसको स्मेल करने के बाद वो बंदा कहता है कि आखिर इस जगह का चीफ कहाँ है। तो वो बेचारा चीफ भी डरते डरते यहाँ पर इनके सामने आ जाता और भाव करने लगा था। तभी यहाँ पर वो कहता है कि लास्ट तुमने लॉर्ड क्रेशी को दी थी वो यहाँ पर ठीक नहीं थी और उसमें 30% की कमी थी, तो अब यहाँ पर तुम्हारी 30% की जो पॉपुलेशन है वो रेडी है। जिसके साथ ही यहाँ पर ये बंदा यानी कि चीफ थोड़ा डर रहा था। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा जिसे हम काफ़ी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।